प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 लाख से अधिक रोजगार दिए। अकेले हमने, अभी पुलिस भर्ती की बात हो रही थी और पुलिस सिस्टम की बात हो रही थी, अकेले 2,19,000 पुलिस भर्तियां पुलिस विभाग में हुई है, जिसमें 20% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। यानी कि आज फोर्स की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को मॉडर्नाइज करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और यही उत्तर प्रदेश का समुचित पुलिस बल और मॉडर्नाइजेशन का हमारे पास परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले एक भी दंगा नहीं हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अकेले 512 दंगे हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने दंगों की वजह से पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। और जब ये दंगों के जो प्रभावित लोग होते थे, जब उनको मुआवजा देने की बात आती थी, तो उनको फिरकों में और धर्मों में बांट दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश को लगाई गई फटकार, जिसमें दंगों के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को मुआवजा दिया जा रहा था और एक धर्म विशेष के लोगों को छोड़ दिया गया था। ये तो समाजवादी पार्टी के कार्य करने का तरीका था। आज उत्तर प्रदेश को फिरकों में नहीं बांटा जाता है, जातीय आधार पर कोई गोलबंदी नहीं की जाती, क्षेत्र के आधार पर कोई गोलबंदी नहीं की जाती है। 25 करोड़ जनता को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना परिवार माना है और अपने परिवार के विकास के लिए वो सतत प्रयत्नशील है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला, भी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स इनको पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि देश की जीडीपी में योगदान करने वाला आज उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बन चुका है और हम देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सैन्य मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हमारे पास विकास और विरासत का अनूठा समन्वय है। एक तरफ भव्य राम मंदिर है, दूसरी तरफ एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है, एक तरफ काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है, तो दूसरा 18 मंडलों में रिंग रोड है। एक तरफ हमारे पास मथुरा का विकास कार्य है, तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बन चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, आपने भी अपनी पार्टी के 9 साल के तमाम कार्यों को गिनाया है। बहुत सारी बातें जो विवेक जी जानना चाहते थे वो शायद नहीं जान पाए होंगे, तो वो अपने सवाल को अपनी बारी में दोहराएंगे। मैं आज इस पर समय नहीं बर्बाद करूंगा। अब मैं नितिन जी के पास चलता हूं। ग्राउंड पर जाते हैं और जिस तरीके की स्थितियां देखते हैं, 12 से 17 में भी देखी हैं और 17 से 2026 तक भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक ग्राउंड रिपोर्टर जब फील्ड से लौट करके इस तरीके से रिपोर्ट करता है कि किस सरकार में क्या चीज सही है और क्या गलत है, तो वो बेहतर तरीके से निर्चीर हो जाता है। नितिन जी, आपको क्या दिखाई पड़ता है 12 से 17 में जिन बातों का ऋचा जी ने जिक्र किया, क्या वही स्थिति थी? और अभी 17 से लेकर के 26 तक में जब 9 साल योगी सरकार अपने कार्यकाल के पूरे होने के बता रही है, तो उस समय पे ऋचा जी ने जो बातें कही हैं उसका इंपैक्ट कितना आपको सड़कों पर दिखता है और कौन से ऐसी वाजिब चीजें हैं जिसको विवेक जी ने उठाया लेकिन बीजेपी ने जवाब नहीं दिया? देखिए शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने जिक्र किया है 12 से 17 का और 17 से अब तक 26 का, इसमें निश्चित रूप से फर्क है। लेकिन फर्क को अगर आकलन करेंगे तो 2 तरह का फर्क है। एक तो 2012 से 17 तक का जो युग था उससे और मॉडर्न हुआ है देश और पूरा विदेश। हम लोग नई नई तकनीक के आधार पर आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से 12 से 17 के बीच में भी तमाम सारे विकास हुए और 17 से 26 तक भी लगातार विकास हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने आज 9 वर्ष पूरे होने पर इस तरह की एक बुकलेट जारी की है, उससे निश्चित रूप से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये जो 9 वर्ष है ये एक गौरव के 9 वर्ष हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है शेखर जी कि जिस तरीके से महिलाओं का मुद्दा सबसे पहले रखा गया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा रखा गया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि धर्म से लेकर के आधुनिकता तक हम सब उसमें आगे चल रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार, अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले ही वो जापान का दौरा किए थे, उनके जो सहयोगी मंत्री हैं वो जर्मनी से लेकर के अन्य देशों के दौरे किए हैं ताकि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को छुए। जाहिर सी बात है कि अगर अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें सभी की भलाई है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है।
तो 2012 से 17 तक भी विकास हुआ। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने लखनऊ की तमाम सारी पटकथाएं जो बदली, तमाम तरह से रोड मैप तैयार किए, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, पहला एक्सप्रेसवे दिया, लखनऊ को उन्होंने मेट्रो दिया, और उसी रफ्तार को, उसी विकास की रफ्तार को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये कहना कि दोनों ही सरकारों ने कार्य किया तो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही रहेगा। हाँ, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बदलाव जरूर आया है। जो कुछ मन बढ़त कहानियां इसके पहले होती थी उनमें बदलाव जरूर हुआ है। जैसा कि अभी बीजेपी की जो सहयोगी प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक होली का पर्व चल रहा है, उसके अलावा ईद का सौहार्द चल रहा है और अब नवरात्रि भी आने वाला है। तो तीन जो ये महापर्व हैं दोनों ही प्रमुख धर्मों के, वो दोनों ही धर्मों के पर्व जो है एक साथ चल रहे हैं और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की कहीं भी अवहेलना देखने को नहीं मिली है। तो ये फर्क निश्चित रूप से है। हाँ, ये इतना बड़ा प्रदेश है, जाहिर सी बात है तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और तमाम जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे इसकी गारंटी कोई भी सरकार, कोई भी दल नहीं ले सकता, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। आपने देखा होगा कि आज दिन भर का कार्यक्रम रहा योगी आदित्यनाथ का, कल से वो गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, 9 दिन का उनका व्रत रहता है, लेकिन वहां जाने से पहले अभी रात्रि में भी वो एक पुलिस विभाग की बैठक करने वाले हैं और बड़ी बैठक करने वाले हैं, और उनके जरिए वो जताने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से अधिकारियों को दंडित होना पड़ेगा। तो इस तरह से तमाम जो एक देखरेख है, जो मॉनिटरिंग है, वो एक गृह मंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री के रूप में भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूपी और कैसे डेवलप करे, कैसे और आगे जाए, इसको लेकर के सभी सरकारों को देखना होगा, ताकि आम जनमानस का जो उत्तर प्रदेश पिछड़े प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जब कहीं बाहर जाइए तो यूपी को दूसरे नजरिए से देखा जाता था, उस नजरिए को भी और बदलने की आवश्यकता है ताकि हमारा प्रदेश देश के लेवल पर स्थापित हो सके। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, हम इस वार्ता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमें शाश्वत रूप में समझना होगा। जैसे विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको आप एक जगह पर बांध करके नहीं रख सकते हैं। अपनी अपनी तरह से हर सरकार प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऋचा जी, आपने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी सरकार की गिनाई हैं, लेकिन क्या होता है कि जब रफ्तार तेज होती है, चीजें आगे बढ़ रही होती हैं, तो कभी कभी कुछ पीछे छूटता भी है। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करता हूं उन चीजों पर, उसका जवाब आप हमें दें। मसलन अभी कुछ घंटों पहले, मतलब 100-150 घंटे पहले लखनऊ के अंदर ही ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, और उस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि वन वे ट्रैफिक करना पड़ा है। फिलहाल वो गड्ढा भरा जा रहा है। तो जो प्रशासनिक अमला, मैं ये मानता हूं कि ना तो राजनाथ सिंह जाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ जाएंगे, ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ही वहां पर जाकर के उस चीज को चेक करेगा, लेकिन जिनके जिम्मे पर यह काम था, जो इंजीनियर्स थे, जो अधिकारी थे, पूरा महकमा था, तो आपकी गवर्नेंस पर पहला सवाल यहीं पर उठता है कि 100 घंटे के अंदर बनाया गया सैकड़ों करोड़ रुपए का कॉरिडोर गड्ढा युक्त हो जाता है। आप कहे गड्ढा मुक्त रहे, लेकिन वो है गड्ढा युक्त। आज की स्थिति यही है। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। आपने अपनी बात में खुद कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश को आकर्षित करने वाला देश का प्रमुख प्रदेश बन चुका है, कोई दो राय नहीं है। 2-2, 3-3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, इन्वेस्टर समिट 3-3, 4-4 हो गए, लेकिन उसके बाद अगर हम पूरे प्रदेश पर नजर डालते हैं तो हमें आप बताएं कि कहां पर कौन सा जो एमओयू साइन हुआ उसकी फैक्ट्री आकर के लग गई है, या 4 दीवारी हो गई है, या वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है, मतलब उसका कुछ स्टेटस सामने आए। तीसरी चीज, जिस तरीके से आपने प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करके और एक रेडियस के अंदर, ताकि बच्चों की संख्या बढ़ सके, टीचर्स को काम मिल सके, एक अच्छी कोशिश आपने की, लेकिन उसका परिणाम यह है कि सरकारी स्कूलों में आखिर बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। सबसे क्वालिफाइड टीचर, मेरा मानना यह है कि प्राथमिक से लेकर के और इंटर कॉलेज तक सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति टीचर बनता है। बाकी जो बचते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि हर टीचर ये चाहता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी की है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो एटलीस्ट हम गवर्नमेंट जॉब में आ जाएं, हम प्राथमिक स्कूल के ही टीचर बन जाएं। ऐसी उसकी मंशा रहती है और वो पार भी कर जाता है उस बाधा को, लेकिन फिर भी वो बच्चों को आकर्षित करने में विफल रहा है। तो इसको हम सरकार का फेलियर या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर उस ग्राउंड पे क्यों ना माने, जिस मंशा के साथ सरकारी स्कूल चलते हैं वो नहीं चल पाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गोसाईगंज और सरोजनी नगर का दौरा करते हैं, सीएससी पीएससी की हालत पर वो खुद ही भड़क जाते हैं। रोजाना अखबारों में छप रहा है पिछले 2-3 दिन से।
तो ये स्थिति जो है, आप क्या गवर्नेंस के मोर्चे पर कहीं लैग कर रहे हैं? आदरणीय शेखर जी, गवर्नेंस के मोर्चे पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। आपने जिस ग्रीन कॉरिडोर की बात की, ग्रीन कॉरिडोर बनना ये उत्तर प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए गर्व का विषय है, और साथ ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित करेंगे और हम हरियाली को बचा पाएंगे। लेकिन अगर उसमें कहीं कुछ कमी आई है तो मैं इसको बिल्कुल आपको मजबूती के साथ कहना चाहती हूं कि जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं कोई कुछ कमी रह गई है उसको तत्काल दुरुस्त भी किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सभी अधिकारियों को अपनी आय को जो है औपचारिक रूप से घोषित करने की नीति लागू की है। सभी लोगों को अपनी आय का माध्यम और स्रोत घोषित करना होगा और भ्रष्टाचार के ऊपर हमने कड़ी चोट करने का काम किया है।